हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलो बच्चों, ईएमआई के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले टॉपिक की। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमआई है क्या है, कितना इंड्यूस ईएमआई प्रोड्यूस होगा एंड इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स ईएमआई का हमने एक सेगमेंट पूरा डिस्कस कर लिया था। कोई भी कंडक्टर अगर मूव कर रहा है तो वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमआई क्या होनी चाहिए। आज हम बातचीत करेंगे बच्चों नेक्स्ट सेगमेंट की। दैट मीन्स हम बातचीत करेंगे इंडक्शन फिनोमेना की। इसमें हमारा पहला टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। देखो यार, इंडक्शन का मीनिंग है इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होना, राइट। यहाँ पर इंडक्शन दो टाइप का हम पढ़ रहे होते हैं, एक पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, एक पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, दोनों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है बेटा सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलता है सेल्फ इंडक्शन? लेट्स से आपको ये कोई भी एक इंडक्टर दिया हुआ है। इस इंडक्टर को मैंने एक वेरिएबल डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर ये कोई भी की लगा रखी है, ठीक है। एक कॉइल लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनॉइड इज कॉल्ड इंडक्टर। सोलेनॉइड की तरह अगर मैं एक वायर को ऐसे रेल कर दूं तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टर। जैसे दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन, दो कंडक्टर्स को अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा जाए तो इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। रजिस्टर कोई भी ऐसी वायर जो हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कैरी करती है, जो करंट फ्लो के लिए अपोजिशन प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। सेम वे में सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं हम इंडक्टर। इसके बारे में हम अलग से बातचीत भी करेंगे, ठीक है। लेट्स से मैं बोल देता हूँ ये बेटा कोई भी एक इंडक्टर है। यहाँ पर मैंने बोल दिया ये कोई भी कॉइल है, बैटरी है जो कि वेरिएबल बैटरी है, वेरिएबल वोल्टेज बैटरी है, ठीक है, जिसका वोल्टेज हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारे पास है बेटा कोई भी की। अभी इनिशियली की ओपन है, डेट मीन्स कि इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया तो बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अल्टीमेटली ये करंट इस कॉइल में से भी पास होगा। और आपने पढ़ रखा है अगर करंट सोलेनॉइड से पास हो, इंडक्टर से पास हो, तो ये प्रोड्यूस करने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। ओवरऑल अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है तो इसके ईच टर्न के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं। दैट मीन्स इनसे एसोसिएटेड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स भी एसोसिएटेड होगा, राइट। नाउ द वैल्यू ऑफ करेंट इज इंक्रीजिंग। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ जिससे वैल्यू ऑफ करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एज करंट इंक्रीजेज, जैसे ही करंट इसमें इंक्रीज होगा तो कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये भी हमारा इंक्रीज होगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। अगर करंट को बढ़ाया जाए तो इसमें फ्लो होने वाला, प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो मैं बोल सकता हूं इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज चेंजिंग। लगातार इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा अल्टीमेटली प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। अल्टीमेटली ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ। आ रही बात समझ में? तो हुआ क्या, पूरी कहानी क्या थी कि इस कॉइल को मैंने जिस बैटरी से कनेक्ट किया है, इस बैटरी के वोल्टेज को अगर मैं बढ़ाऊं तो सर्किट में करंट बढ़ता है। करंट बढ़ने के कारण फ्लक्स में चेंज होता है। अल्टीमेटली इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये क्लोज सर्किट है जिसके इंड्यूस ईएमएफ के कारण यहाँ पर इंड्यूस करंट भी आ जाएगी, ठीक है। इंड्यूस करंट भी यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन। अगर किसी भी तरीके से फ्लक्स में चेंज होने का इंड्यूस ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हो रहा है दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आ रही बात समझ में? अब देखिए सेल्फ इंडक्शन वर्ड का मतलब क्या है, जिस कॉइल में हम चेंज कर रहे हैं उसी कॉइल में अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब क्या हो गया, खुद में ही चेंज किया और खुद में ही ईएमएफ प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। चेंज भी इसी के मैग्नेटिक फील्ड में किया और इसी में ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, राइट। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो लेट्स से मैं बोल देता हूँ ये कॉइल है,
ये बेटा कोई भी डीसी बैटरी और यहाँ पर ये की कनेक्टेड है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा था आई, मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स था। अब मैं करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर करंट की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होगी तो अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीमेंट होगा, डेट मीन्स यहाँ प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। कॉइल के करंट में ही मैंने चेंज किया, कॉइल में ही ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले तो हमें इंडक्शन वर्ड को समझना है। इंडक्शन जो ईएमआई का कॉन्सेप्ट है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, कि अगर किसी भी तरीके से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, अल्टीमेटली यहाँ पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर जिस कॉइल में हम चेंज कर रहे हैं उसी में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो इस फिनोमिना को हम बोल देते हैं सेल्फ इंडक्शन। आ रही बात समझ में? तो बच्चों ये सीधा सीधा डायग्राम से हम इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। यहाँ कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया और कॉइल में ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, इसलिए हमें इसको बोल दिया है दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, राइट। चलिए इसे आप नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं आगे। अगला देखिए, नेक्स्ट होता है बेटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये क्या चीज़ है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई भी कॉइल है, अगर मैं इसको वेरिएबल बैटरी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करता हूँ तो अल्टीमेटली यहाँ पर बेटा करंट में चेंज होने के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो कि अपने इंड्यूज होने वाले कॉज का अपोज करेगा, इसलिए हम इसको इंड्यूज करंट और इंड्यूज ईएमएफ बोलते हैं। कितना होगा ये इंड्यूज ईएमएफ, अगर इसके बारे में बातचीत की जाए तो मैं बोल सकता हूँ बेटा एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स that is denoted by phi, associated magnetic flux that is denoted by phi is directly proportional to current in the coil। जितनी ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओवरऑल मैं बोल दूंगा उतना ज़्यादा ही इससे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस सर्किट की करंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर बेटा मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है हमारा एल, और फाई डेट इज इक्वल टू हमारा बन जाता है एल आई। फाई विच इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर एल आई, ठीक है। हियर एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। Here L is called coefficient of self induction। बताओ, इस बोर्ड को भी पता नहीं क्या हो रहा है, लेटर्स को खा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर फाई डेट इज इक्वल टू एल आई, एल है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इट डिपेंड्स ऑन, देखिए अगर मैं फॉर्मूले से बोलूँ तो यहाँ पर एल डेट इज इक्वल टू आप बोलोगे फाई अपॉन आई। अगर मैं आई की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो बेटा फाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन एल इन पर डिपेंड नहीं करेगा। सेम कहानी है जैसे आप पढ़ते हो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। अगर मैं वी को बढ़ाता हूँ तो क्यू बढ़ता है, लेकिन सी डिपेंड नहीं करता। सेम वे में एल ना तो फाई पे डिपेंड करेगा ना ही आई पे डिपेंड करेगा। ये तो डिपेंड करता है कि ये कॉइल जो है नेचर ऑफ कॉइल पर, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ये डिपेंड करता है बच्चों हमारा कि ये जो कॉइल है इस कॉइल की टोटल लेंथ कितनी है, रेडियस कितनी है, डेट मीन्स एरिया ऑफ कॉइल पर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कोई मटेरियल फील्ड है या नहीं है, मीडियम इनसाइड कॉइल, कॉइल के अंदर अगर कोई मीडियम रखा है तो ये चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो एल है डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई।
फाई और आई पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर मैं आई को बढ़ाता हूँ तो फाई बढ़ेगा, लेकिन एल जो है वो तो कॉइल पर ही डिपेंड करेगा। अगर मैं बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करूँगा, या बेटा मैं इसकी रेडियस को चेंज करूँ, या मैं ऐसे बोल दूँ इसके अंदर कोई मीडियम में मटेरियल फिल कर दूँ, तो एल की वैल्यू में चेंज होगा, लेकिन फाई और आई से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये इन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, इन पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए अगली बातचीत अगर की जाए एल के बारे में, एल अपना है क्या है, तो देखिए बेटा इसकी एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट इज हेनरी। इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी, जिसको हम एच से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बेटा मैं एल के बारे में करूं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। देखिए इस टर्म का मतलब क्या है ये भी समझ लो। जैसे आपने पढ़ा है बेटा, कोई भी बॉडी का इनर्शिया एसोसिएटेड होता है मास से। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा बॉडी का मास होगा, या जितना ज़्यादा मास है उतना ज़्यादा इनर्शिया है। ये वाली बात हम पढ़ते हैं। और जितना ज़्यादा मास है उतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे उसको मूव कराने में। सेम वे में जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ एल होती है उतना ज़्यादा कॉइल का अपोजिंग नेचर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं कॉइल में वोल्टेज ईएमएफ में चेंज कर रहा था या करंट में चेंज कर रहा था, तो यहाँ पर इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा था, ओवरऑल इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आ रहा था। ये जो ईएमएफ और करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वो अपने इंड्यूस होने वाले कॉज का अपोज कर रहा था। आ रही बात समझ में। और जितना ज़्यादा एल होगा उतना स्ट्रांगली ये अपोज कर पाएगा। डेट मीन्स मैं बोल दूंगा चेंज होने का जो जितना ज़्यादा अपोज करता है उसी टर्म को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड का मतलब क्या होता था, अपोज टू चेंज। जो चेंज होने का रीजन है, जो जिसके कारण चेंज आ रहा है उसको अपोज करना। वहाँ पर मास करता था और यहाँ पर कौन कर रहा है, इंडक्टर, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, इंडक्टर स्ट्रक्चर की अगर मैं बातचीत करूं इसकी, तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर सेम एज सोलेनॉइड होती है। हम पढ़ते हैं जैसे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की तरह इसकी हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। आ रही बात समझ में। देखो बच्चों, जैसे आप पढ़ते हो कि कोई भी रजिस्टर है तो रजिस्टर का अपना एक रजिस्टेंस होता है। ऐसे कोई भी कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का अपना एक कैपेसिटेंस होता है। सेम वे में बेटा अगर कोई भी एक इंडक्टर है तो इंडक्टर का भी अपना एक इंडक्टेंस होता है। तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा रजिस्टर, कोई भी वायर है वो करंट फ्लो का अपोज कर रहा है, जो नेचर है उसको हम बोलते हैं रजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू को बोलते हैं हम रजिस्टर। सेम वे में दो कंडक्टर को अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए तो बेटा इस पूरे को बोलते हैं कैपेसिटर, इसकी प्रॉपर्टी हो गई कैपेसिटेंस। अगर मैं ऐसे वायर को कर्ल करके रख दूं, सोलेनॉइड टाइप बना दूं, तो इसको बोलते हैं हम इंडक्टर, जिसकी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। इसको एल से मेजर करते हैं, इसको सी से मेजर करते हैं और इसको आर से। तीन डिवाइसेस के बारे में हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेगमेंट में पढ़ते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर के बारे में। आ रही बात समझ में। तो देखिए सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना होता क्या है, पहले हमें ये समझना है। अगर सेम कॉइल में चेंज करने पर सेम कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। चाहे मैं करंट इंक्रीज करूं या मैं करंट डिक्रीज करूं। सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया बेटा कि जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डिपेंड करता है करंट पर। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फाई होगा। ठीक है, अगर यहाँ से प्रपोजल साइन हटा दूँ तो यहाँ कांस्टेंट आ जाता है एल, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और ये फाई और आई पर डिपेंड नहीं करता, सेम जैसे कैपेसिटेंस क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता। सेम जैसे कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इंडक्टर की अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये ना तो फाई पर डिपेंड करती है ना ही आई पर। अगर आई को बढ़ाया जाए तो फाई भी बढ़ता है, लेकिन एल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि ये तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पर, ये डिपेंड करता है एरिया पर, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, बट फाई और आई से ये फ्री होता है। करेक्ट। अगली अगर बातचीत की जाए, इसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी। इसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर्शिया वर्ड का मीनिंग है अपोज टू चेंज, और ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, चेंज होने वाले जो कॉज है उसका अपोज कर रहा है। जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है वो क्या करता है, कॉज का अपोज करता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं। मैंने बताया कि बेटा इंडक्टर की जो स्ट्रक्चर है वो सोलेनॉइड जैसी होती है, और 3 तरह के डिवाइस हम पढ़ते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। यहाँ तक क्लियर? चलिए इन सारी टर्म्स को आप नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं बेटा अगली टर्म के बारे में, नेक्स्ट टर्म के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अगर अगली टर्म के बारे में बातचीत की जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर। मैंने बोला अगर किसी भी इंडक्टर को मैंने एक वेरिएबल करंट सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, अगर किसी भी तरीके से अगर मैं करंट में चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ। और इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपने पढ़ रखा है बेटा कि एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा करंट पर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटा दूँ तो फाई इक्वल टू आ जाता है मेरा एल आई, राइट। आपने पढ़ रखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर किसी भी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ डेफिनेटली इंड्यूस होगा, विच इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बस इस वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट करना है, तो इंड्यूस ईएमएफ इन एन इंडक्टर दैट इज इक्वल टू होगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी। कोई भी इंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? माइनस एल डी आई ओवर डी टी, जहाँ पर एल हो गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और डी आई ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज इन करंट। जो भी करंट हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं वो कितनी रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? एक तो फॉर्मूला है हमारा फाई इक्वल टू एल आई, जो आपको याद रखना है, और एक फॉर्मूला है बच्चों हमारा ई इक्वल टू माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। करेक्ट। चलिए इसको आप नोट डाउन करो। पहले हम इस पर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लेते हैं, कैसा न्यूमेरिकल बनेगा, फिर बातचीत करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। समझ में आ रहा है सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है? जिस कॉइल के फ्लक्स पे चेंज कर रहे हैं उसी में ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, जिसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। चलिए न्यूमेरिकल की बातचीत कर लेते हैं। लेट्स से कोई भी इंडक्टर है हुज इंडक्टेंस एल दैट इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी, and the current in this inductor that is flowing as a relation of 2t square plus 3t plus 4. Current is flowing by this relation 2t square plus 3t plus 4. Then determine induced EMF at t equal to 2 seconds. इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ये मुझे बताना है। देखिए सीधा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट ये कितना है हमारा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। करंट कितना है ये? इफ़ आई राइट रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट मीन्स डी आई ओवर डी टी, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा हमारा बच्चों 4t प्लस 3। और यहाँ अगर वैल्यू पुट की जाए t इक्वल टू 2 तो ये बन जाएगा हमारा 11 एम्पियर पर सेकेंड। डी आई ओवर डी टी आ गया। बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो ई डेट इज इक्वल टू होगा, एल तो कितना है 10 मिली हेनरी, डी आई ओवर डी टी कितना है अपना 11, सो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -1। माइनस बताता है अपोजिंग नेचर, लेकिन कभी भी ईएमएफ नेगेटिव में नहीं होता, ये बात आप याद रखना। वोल्टेज कभी नेगेटिव में सुना है क्या? -10 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये बैटरी करंट नहीं देगी, ये लेगी। ऐसा कभी होता है? या तो बैटरी करंट देगी या नहीं देगी,
लेगी थोड़ी, ठीक है। तो E इक्वल टू होगा 0.11 वोल्ट। लिख लो बच्चों इसे। तो एक तो बेसिक न्यूमेरिकल, अगर कोई भी करंट में चेंज हो रहा है तो EMF प्रोड्यूस होगा, और कितना होगा -L/di/dt। करेक्ट। चलिए इसे नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं अगले न्यूमेरिकल की और कैसे न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ले लेते हैं। देखो ये तो है एक रियोस्टेट, ये एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ये इंडक्टर है और ये बल्ब है, ठीक है। आ रही बात समझ में? लेट से मैं बोल देता हूँ इसका जो रेजिस्टेंस है डेट इज 5 ओम, ठीक है। जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है हमारा पूरा सर्किट का 5 ओम, करेक्ट। ये रियोस्टेट का भी इंक्लूड करके। तो अगर जनरली मैं करंट की बातचीत करूं तो करंट फ्लो होगा 10/5 = 2 एम्पियर। सीधा सीधा समझ लो, इंडक्टर का ऐसा कोई रोल नहीं होता अभी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ वो आपको बताना है। एज रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट इंक्रीजेज देन, फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीजेज, सेकंड है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेज, थर्ड है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब रिमेन्स सेम, फोर्थ है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीज, ठीक है। समझ लो, आपको ये कोई भी एक सेटअप दिया हुआ है। अब मैं इसके रेजिस्टेंस को और बढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसके रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप फिजिक्स की लैब में जाओगे तो देखोगे एक सिलेंड्रिकल आपको मिलेगा, एक सिलेंडर टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ब्लैक बटन होता है जिसको आप लेफ्ट राइट मूव करा सकते हो। ऐसे जितना राइट में लेते जा रहे हो उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सीधा सीधा समझ लो, इस वायर को इधर लेता जाऊंगा तो इतना रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रखूंगा तो इतना सही रेजिस्टेंस काम आएगा, ठीक है। तो रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैं इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाते हुए जा रहा हूँ, तो आपको बताना है बेटा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ये सारे पॉइंट्स को हमें सोच के फाइनली बताना है। फाइनल हमारा आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को नोट डाउन करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, क्या कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। एकदम बेसिक सा फंडा है, अगर आसानी से समझोगे तो बड़ी इजीली आंसर निकाल लोगे, ठीक है। बाकी मेरे साथ समझ लो इसका आंसर क्या होगा। जो सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो हो रहा होगा I, राइट। जैसे ही मैं इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लगा, अगर सर्किट का मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू कम होगी। दैट मीन्स इसमें करंट की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो इसके फ्लक्स में चेंज होगा। ओवरऑल यहाँ पर इंड्यूज होगा EMF। अल्टीमेटली क्या इंड्यूज हो गया हमारा EMF। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये जो EMF इंड्यूज हुआ है ये अपने कॉज का अपोज करेगा। क्या करेगा? जो इसका कॉज है उस कॉज का ये अपोज करेगा। अब देखिए कॉज को सोच के देखते हैं, कॉज क्या है। रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ जिसके कारण करंट कम हो रहा है, मतलब कि इसका कॉज है करंट का कम होना। इसका कॉज क्या था? करंट का कम होना। तो ये करंट को बढ़ाने का ट्राई करेगा। अल्टीमेटली इसमें जो बैटरी की पोलैरिटी बनेगी वो इस टाइप से बनेगी कि ये मेन करंट को बढ़ाए। जो इंड्यूस करंट है तो ये मेन करंट को इंक्रीज करेगी। अल्टीमेटली सर्किट में करंट बढ़ रही है तो बल्ब की ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगी। बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन समझ लो, ऐसे है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आगे अभी मैं आपको एसी के लिए पढ़ा दूंगा तो फिर कैपेसिटर भी लगाऊंगा। कैपेसिटर की प्लेट्स में मीडियम डालेंगे, इंडक्टर के अंदर हम रॉड डालेंगे, इन सब पे भी हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने वाले हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
बिलीव मी, अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, पूरा EMI को सॉल्व करने में मज़ा आने वाला है। और EMI समझ में आता है तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अच्छे से समझ में आता है। 8 की 8 चैप्टर में बहुत अच्छी हमारी पकड़ बन जाती है। तो कहानी है क्या है, यहाँ पर हमारी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, क्योंकि इंड्यूस करंट जो है वो डिक्रीमेंट का अपोज कर रहा है, ओवरऑल करंट को बढ़ाएगा। ओवरऑल करंट बढ़ गया है सर्किट में तो बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया ही था, अगर करंट में चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा, और कितना होगा, माइनस के LdI/dt। करेक्ट, आ रही बात समझ में। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना। और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेल्फ इंडक्शन पे, और क्या बनेंगे अब उनको डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए देखो बच्चों, आपसे पूछ लेता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। जैसे हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालते थे ना, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस होगा A∈0/d, या हम बातचीत करते थे स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। सेम वे में यहाँ पर भी पूछ लेता है, कोई भी सोलेनॉइड है उसका सेल्फ इंडक्शन कितना होगा, इसको हमें निकालना है। कैसे निकालने वाले हैं, मान लो आपको ये कोई भी एक सोलेनॉइड दी हुई है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है अपना I। सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है I, और मुझे निकालना है इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होगा। देखो कैसे लिखोगे, लेट्स मैं बोल देता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें बेटा n, और इसकी इफेक्टिव लेंथ है L, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गई स्मॉल n। पढ़ते हैं ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल n, दैट इज इक्वल टू होगा कैपिटल N। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड दैट इज डिनोटेड बाई B। सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगा तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और कितना होगा μ0 Ni। पढ़ रखा है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ बेटा एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो डेरिवेशन भी मैं बता रहा हूँ, समझ लेना, यहाँ से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं इंडक्टेंस की वैल्यू होती क्या है। दैट इज डिनोटेड बाई फाई विच इज इक्वल टू होता है हमारा BA cos थीटा। करेक्ट, अगर आप यहाँ से लिखोगे तो फाई डेट इज इक्वल टू B की वैल्यू तो है μ0 Ni, एरिया हो गया A, थीटा था हमारा 0 तो cos 0 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ से मैं बोल दूंगा बेटा कि फाई डेट विल बिकम इक्वल टू μ0 Nia/L, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, डेट इज इक्वल टू होगा ये, एक टर्न से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। लेकिन इस सोलेनॉइड में कितने टर्न्स प्रेजेंट हैं, एन, हर टर्न के कारण हर टर्न्स में मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा, डेट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो अगर मैं लिखूं बेटा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा n∅, विच इज इक्वल टू आएगा μ0 N² Ia। इतना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है, टोटल कितना एसोसिएटेड होगा, μ0 N² Ia/L। अब देखिए एकदम आसान है, आपने पढ़ रखा है बेटा टोटल फ्लक्स है n∅, डेट इज इक्वल टू होगा Li, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया μ0 N² Ia/L, डेट इज इक्वल टू आया Li, डेट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा μ0 N² A/L, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर इसको L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो μ0 N/L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n²। ठीक है, क्या बोला है मैंने, अब देखो एक एक बात को आप समझ लो कि कोई भी सोलेनॉइड है, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको हमने ड्राइव किया है। ड्राइव करने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखा, देन एक टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको लिखा, ओवरऑल टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया। कैसी भी कॉइल दी जाए सबके लिए कर सकते हो, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, उसको कंपेयर करो Li से, तो L की वैल्यू आ गई μ0 N² Al।
यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है एल किस पर डिपेंड कर रहा है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा। सेकंड ए एल मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कॉइल पर, एरिया और लेंथ कितना है इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और थर्ड म्यू नॉट, दैट मीन्स मटेरियल ऑफ कॉइल या कोई भी मीडियम इनसाइड कॉइल, कोई भी मीडियम अगर हमने फिल कर दिया है तो इस बात पर, जैसे हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते थे ना, एरिया ऑफ कॉइल, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, देन मीडियम बिटवीन प्लेट्स, इस तरीके से ही हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि एल जो है वो ना तो आई पर डिपेंड कर रहा है ना ही फाई पर, वो तो अपने इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। और कोई भी कॉइल दी जाए, हर कॉइल का आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाल सकते हो। निकालने का तरीका एकदम सिंपल सा है, बस आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना आना चाहिए। एक बार आपने अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लिया तो आप बड़ी इजीली लिख पाओगे बेटा उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू अपनी क्या होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आगे बातचीत करूं, फॉर एग्जाम्पल डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर स्क्वायर कॉइल, ठीक है। आप कंसीडर कर सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स आर एन एंड करंट दैट इज इक्वल टू आई, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ ईच साइड दैट इज इक्वल टू एल। जो भी डेटा हमें चाहिए वो डेटा आप कंसीडर कर सकते हो। आपको बोला है बेटा कि ये कोई भी एक हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है या स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, आपको बताना है इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या है। इसमें से करंट जा रहा है और इस ब्रांच से आ रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना है। जनरली हम कॉइल जो यूज में लेते हैं वो सॉलिनॉइड यूज में लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाया जाए तो स्क्वायर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, ट्रायंगुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल किसी के लिए भी पूछ सकता है और आप सबके लिए निकाल सकते हो, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बस बेसिक फंडा हमें पता होना चाहिए, बेसिक फंडा क्या है। और बेसिक फंडा बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको किसी भी कॉइल के लिए लिखना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सबसे पहले आप उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स अगर आपने निकाल लिया तो बड़ी आसानी से आप लिख पाओगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी। चलिए चेक करके देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो यार सीधी सी बात है, कॉइल में अगर करंट फ्लो होगा तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। जो अपना सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर लो, बाकी मेरे साथ समझ लो। कॉइल में फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। और कितना होता है बेटा कोई भी फाइनाइट लेंथ वायर के लिए, मी नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, राइट। आपको बोला है बेटा इसकी ये वाली लेंथ एल है तो आधी लेंथ क्या हो जाएगी L/2। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा B तो ये आएगा अपना मी नॉट आई अपॉन 4 पाई L/2। एल्फा और बीटा कितने होंगे तो ये 45 और ये भी 45। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी क्वेश्चन कराया है तो ये हो जाएगा ट्वाइस साइन 45। सो बी डेट इज इक्वल टू आएगा 1/√2 2√2 मी नॉट आई अपॉन 4 पाई है। एक वायर के लिए लिखूं अगर मैं तो ये 1/√2 से बन गया 2√2 मी नॉट आई अपॉन 4 पाई है, करेक्ट। और अगर चारों के लिए लिखोगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड ही जाएगा सबके लिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड चारों के लिए आ जाएगा अपना 4b। डेट विल बिकम इक्वल टू 2√2 मी नॉट आई अपॉन पाई है। इतना मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ये n से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ये n से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं इस स्क्वायर कॉइल के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, अब बस हमें क्या करना है बेटा फ्लक्स को लिखना है। लिंक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्या होगा n∅, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2 मी नॉट n से हो जाएगा n² अपॉन पाई l मल्टीप्लाइड बाई एरिया।
मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और एक एन था तो यहाँ पर एन भी आ गया। तो हमने क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड लिखो, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स लिखो, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा सा है बेटा, यहाँ पर ये आएगा 2√2 मी नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन पाई एल। ओवरऑल अगर बेटा मैं यहाँ पर बोलूँगा एन फाई डेट इज इक्वल टू होगा मेरा एल पाई एल आई, यहाँ पर आई से आई कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2√2 मी नॉट एन स्क्वायर अपॉन पाई। एरिया कितना होगा स्क्वायर का, एल स्क्वायर, नीचे एल है तो मल्टीप्लाई में रहेगा एल। आया समझ में, नहीं आया, लिखना आ रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा वो भी बताऊंगा, समझ लो आप पहले बेटा। आपको क्या बोला है कि कोई भी स्क्वायर कॉइल है, इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, निकालने का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया, फिर एन फाई निकाल लो, एन फाई को कंपेयर करो एल आई से तो एल आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनेगा एल इज प्रपोजनल टू एन स्क्वायर, एल इज प्रपोजनल टू लेंथ। और इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, दो स्क्वायर को कंपेयर करा लेगा, दो स्क्वायर हैं बताओ कोफी रेशियो क्या होगा, ठीक है, कैसे कंपेयर कराएगा, क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है, यहाँ तक क्लियर। अगर मैं एक बार वापस से बताऊँ आपको, मैंने बेटा आपको बताया कि सेल्फ इंडक्शन टर्म का मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, जिस कॉइल में फ्लक्स में चेंज करें उसी में ईएमएफ प्रोड्यूस हो, इसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जिसके बारे में पॉइंट्स हमने पढ़े बेटा, इंडक्टर के पॉइंट्स क्या हैं, फिर मैंने बताया कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, फिर हमने न्यूमेरिकल किए बेटा, इन पर कैसे न्यूमेरिकल हमारे बन सकते हैं, फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की अपनी वैल्यू क्या होती है, इस वैल्यू को हमने निकाला, इसको हमने समझा। इसके बाद फिर हमने बातचीत की बेटा, अगर स्क्वायर कॉइल भी अगर हमें दे दे तो स्क्वायर कॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट। और नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं कि यहाँ पर फाइनली सॉल्व करने पर सेल्फ इंडक्शन ये आता है, इस टाइप से हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि एक तो ये स्क्वायर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं एल और इसकी साइड है 2l, एक ये स्क्वायर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 2n और इसकी साइड है 4l, ठीक है। इसका सेल्फ इंडक्शन L1 है, इसका L2 है, देन L1 अपॉन L2 क्या होगा, आपसे पूछ लेगा L1 अपॉन L2 क्या होगा, ठीक है। तो बड़ी आसानी से अभी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आपने निकाला है कोई भी स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज प्रपोजनल टू L स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा बच्चों L1 अपॉन L2 तो ये आएगा N1 स्क्वायर L1 अपॉन N2 स्क्वायर N2, जहाँ पर N1 स्क्वायर तो हो गया N स्क्वायर, लेंथ है बेटा 2l, ये हो गया 2n का होल स्क्वायर 4n स्क्वायर, लेंथ है बच्चों 4n, ठीक है। जहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो L1 अपॉन L2 ये आएगा 1 अपॉन 8, L1 अपॉन L2 कितना होगा अपना 1 अपॉन 8, एकदम आसान है। इस टाइप से कंपैरिजन के पूछ सकता है, या मैंने दो स्क्वायर को कंपेयर कराया, रेक्टेंगल को करा लेगा, सीधा स्ट्रेट वायर को करा लेगा, कुछ भी आपको दे दे, आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आना चाहिए। और उसको निकालने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स लिखो, फ्लक्स को कंपेयर करो Li से, तो अपना L डिटरमाइन हो जाएगा, तो हम कैसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था बच्चों सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, कैसी प्रॉब्लम हमारी सेल्फ इंडक्शन पे बन सकती है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है क्या है, राइट। अगर आपको इस पूरे सेगमेंट में कोई भी क्वेरी है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेरी या कैसी भी कॉन्सेप्ट क्वेरी अगर आपको आती है तो आप पूछ सकते हो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप क्वेरी पोस्ट करो, आपकी क्वेरीज विल गेट क्लियर विद इन 24 आवर्स, राइट। तो बने रहिए, देखते रहिए और अपने डॉक्टर बनने के जुनून को सबसे सुपीरियर रखिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए।